नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही खुशहाल होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की इस प्रक्रिया में अब हम पहुंच चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बाद समास में। समास हिंदी व्याकरण का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं समास। समास सबसे पहले हम अब परिभाषा देखेंगे। समास कहते किसे हैं। बच्चों, समास पढ़ने के पहले ध्यान रहे कि समास में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द की आवश्यकता है। तो शब्द है क्या? आपने हिंदी व्याकरण में शब्द तो समझा होगा। आप कहेंगे कि सर, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, आपकी परिभाषा एकदम से सही है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो वो 100% गलत है। क्योंकि वर्णों का समूह ये भी है निरर्थक समूह। निरर्थक में जैसे अरमा, कर्मा, खरमा, गरमा बोल दिए, तो क्या ये शब्द हो गया क्या? जाहिर सी बात है, नहीं। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो वो शब्द नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि समास पढ़ते समय, समास के प्रश्न हल करते समय हमेशा इस शब्द को ध्यान में रखना कि शब्द का कोई भी सार्थक अर्थ होता है। जैसे परिभाषा में देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो शब्द रहेंगे या दो से अधिक शब्द का मेल रहेगा। मेल मतलब जोड़, मेल मतलब जोड़ या जुड़ाव। और उससे जो नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। नए शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समस्त पद। लेकिन जो मेल की प्रक्रिया है, शब्दों के मेल की प्रक्रिया है, उस मेल की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। मेल की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उदाहरण की तरफ चलना पड़ेगा। और उसके पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि समास में कौन सी चीज़ें खास अहम भूमिका निभाती हैं। तो ध्यान दें, समास बनने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब होना, ख़त्म होना। लोप मतलब गायब होना या ख़त्म होना। जैसे आप समास बनाने के लिए जाएंगे, तो समास बनाने के समय, विग्रह करने के समय विभक्तियों का लोप हो जाएगा, अव्ययों का लोप हो जाएगा। अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च ना हो। हिंदी व्याकरण में जो चीज़ें खर्च ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं। कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो खर्च ना हो, जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के साथ लगने के बाद उनमें कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का लोप हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांध के रखना। समास बनने पर बीच की विभक्ति मतलब काके की, नाने नी, रारे री से अलग होने से इत्यादि चीज़ें विभक्ति होती हैं। विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है अव्यय। अब आइए हम देखते हैं कि समस्त पद क्या है। समस्त पद मतलब जब समास पूरा बन जाता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समस्त पद। जैसे गंगा जल, जैसे क्या? गंगा जल एक शब्द है। अब इसमें अगर हम विग्रह करने की जो प्रक्रिया है, विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हमें विभक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। बिना विभक्तियों के सहारे के हम समास नहीं बना सकते, विग्रह नहीं कर सकते। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल
गंगा का जल। अब विग्रह तो यहाँ हो गया। परीक्षा में इसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह करके और समास का नाम लिखिए। विग्रह करके समास का नाम लिखना, तभी जो है परीक्षा के प्रश्न का उत्तर आपका आसान होगा, तभी वो सही होगा। अब विग्रह किया हमने गंगा का जल, समास क्या हुआ? गंगा जल। समास क्या हो गया? गंगा जल। अब इसमें का कहाँ गया दोस्तों? का में लोप हो गया। का में क्या हो गया? लोप हो गया। गंगा जल में का लोप हो गया। अब ध्यान देना, समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद और विभक्ति का लोप हो गया। इसमें एक पद और विभक्ति का लोप हो गया, तो इसमें विभक्ति का लोप हो गया है। लोप मतलब गायब हो गया। अब ये फिर से ध्यान सुने, गंगा जल, गंगा जल समस्त पद है, विग्रह हमने किया गंगा का जल और समास हो गया गंगा जल, और इसमें का लोप हो गया। ये ध्यान देना, विभक्ति का लोप हो गया। आइए दोस्तों हम ये समझें कि समास को अच्छे से माइंड में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, समास हमारा गलत ना हो, परीक्षा में एक भी प्रश्न समास के गलत ना हो, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। चीज़ें ये ध्यान में रखनी, उसको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, विशेषता को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी विशेषता? जैसे आपको ये ध्यान में रखना है, दो पद का योग होता है। पद मीन्स क्या है दोस्तों? शब्द। पद मतलब शब्द। दो पद का योग होता है। योग मतलब जोड़। योग मतलब क्या हुआ? जोड़ मतलब जोड़ना, एक साथ में मिलाना, दो पदों को एक साथ में मिलाना। ये हो गया पहली विशेषता। दूसरी है, जब दो पद मिल जाएंगे, दो शब्द मिल जाएंगे, तो नया पद का रूप धारण कर लेंगे। जैसे गंगा का जल, गंगा और जल है, दो शब्द हमने मिला दिया, गंगा जल, तो नया शब्द हो गया गंगा जल। क्या हो गया? गंगा जल, नया रूप धारण कर लिया। तीसरी और अहम विशेषता है, दो पदों के बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति आपको बता चुका हूँ मैं, इसके पहले आपने कारक पढ़ा भी होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, करण में भी से आता है, करण में भी से आता है और संप्रदान में भी आता है। करण में से मतलब विद होता है, WITH अंग्रेजी में, और अपादान में करण का अर्थ होता है अलग होना। तो दोनों से है, कर्ता ने करण से और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके की नाने नी रारे री अधिकरण को हे हो अरे करके बुला। ये संपूर्ण विभक्ति को मैंने एक ही वाक्य में पूरा बांध दिया है। अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको विभक्ति के जो पहचान करनी है और कारक के साथ में, कारक के साथ में, वो कभी गलत नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की नाने नी रारे री संबोधन को हे ओ अरे करके बुलाया। एक प्रकार का वाक्य हो गया, बहुत बड़ा वाक्य, लेकिन सारे विभक्ति, सारे कारक के चिन्ह इसमें आ गए, कारक का नाम भी आ गया। तो ये दो पदों के बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, ये ध्यान देना। चौथा है, संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है। ध्यान देना, संस्कृत में अगर समास है तो संधि हो जाएगी, लेकिन हिंदी में संधि नहीं होती। हिंदी में आप गंगा प्लस जल नहीं कर सकते, हिंदी में गंगा का जल ही लिखना है, आपको ध्यान रखना। संस्कृत में गंगा प्लस जल लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में गंगा का जल ही लिखना है, ध्यान रहे। पांचवा और अंतिम है, समास में कभी पहला पद प्रधान हो जाता है। ये मैं चीज़ें आपको बताऊंगा जब समास पढ़ने लगेंगे। समास में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन से पद प्रधान होते हैं वो समास पढ़ते समय आपको मैं बताऊंगा।
कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे द्वंद्व में राम श्याम, राम और श्याम, राम भी उतना ही प्रधान है जितने श्याम हैं। और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, और कभी दोनों पद प्रधान ना हो करके अन्य पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं होते, ध्यान देना। बहुब्री समास में ऐसा होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते। जैसे त्रिनेत्र है बहुब्री का उदाहरण, 3 आँखों वाला, 3 नेत्रों वाला, अर्थात शंभु या शंकर, भगवान शंकर। तो अन्य पद क्या हो गया? भगवान शंकर। तो ये देखो, दोनों पद प्रधान ना होकर के अन्य पद प्रधान हो गए। दोस्तों आइए हम लेते हैं इसके बाद समास के भेद कितने, समास के कितने प्रकार हैं। समास के प्रकार में दोस्तों पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आपको पूर्ण रूप से ध्यान में देना होगा कि अव्यय है क्या, अव्यय क्या है। और दूसरा है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में ही तत्पुरुष समास आता है और कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष और कर्मधारय। इसके बाद है बहुब्री समास। इसको आप कभी कैसे भी उल्टा सीधा लिख सकते हैं, अव्यय के बाद द्विगु भी लिखे तो गलत नहीं होगा। बहुब्री समास, फिर द्विगु समास, और अंतिम है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो अब इन समासों की व्याख्या, परिभाषा, इन समासों को समासों में विग्रह कैसे करते हैं, समास को पहचानते कैसे हैं, ये आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो आपने सीखा है, समास किसे कहते हैं, समास की पहचान कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे, समास का नाम क्या है और समास की मुख्य विशेषता क्या है, ये आज आपने सीखा है। तो हमारे हिंदी स्पष्टगिरी सर चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो इसी तरीके से हिंदी व्याकरण के संपूर्ण अंशों को आपको मैं थोड़े थोड़े शब्दों के माध्यम से, थोड़े थोड़े अंशों के माध्यम से आपको पूरा मैं समझा के रखूँगा। दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से, हिंदी स्पष्टगिरी सर चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।